हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि न्यू वैकेंसी में आने वाला है 2026 में, तो पीवाईक्यू सीरीज में उसकी स्टार्ट कर रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज जो पीवाईक्यूज है हम करेंगे, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा पीवाईक्यूज हम करने की कोशिश करेंगे। आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यूज करा रहा हूं। करीबन 7 से 8 लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यूज करेंगे। जो भी हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं 5 7 साल 8 साल के, तो उनमें जितने भी ईएमटी के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो आप ये बोलोगे कि सर इस बार पेपर अब तो अलग ही पैटर्न आने लग गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक बार चेंज हुआ है तो है तो वही चीजें, है ना। तो उनको पढ़ने का तरीका अलग है, तो पीवाईक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया तो आप पुराने वालों को छोड़ दो, सब पुराने वाला खराब हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो एक बार चेंज हुआ है तो आगे पता नहीं क्या आ जाए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो उससे आपको ये आइडिया भी रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनके इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस मेरे कराने के बाद खुद भी करिएगा। और पीजीटी का अभी कह रहे हैं कोर्स चेंज होगा, पर अभी तक तो हुआ नहीं। तो पुराने कोर्स के हिसाब से अभी मैंने बैच चलाया हुआ है, अगर कुछ नया चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर देंगे। तो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स से, तो बैच ऑलरेडी चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे डाउनलोड करके और आप जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है इनफाइनाइट इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर एंड 32 मीटर एंड सो ऑन। पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, तो पोटेंशियल हमें बताना है। तो इनफाइनाइट इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, तो एक लाइन बना लो आप ऐसे, एक लाइन बना लो ऐसे, ठीक है। इस लाइन के ऊपर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर पर चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल चार्ज क्यू रखे हुए हैं। तो यहां पर एक चार्ज हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, ऐसे चार्ज रख दिए मैंने। तो पहला चार्ज रखा है क्यू, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। फिर 2 मीटर पर है, यानी कि यहां से डिस्टेंस है कितनी है, 2 मीटर। फिर ऐसे ही यहां पर रखा है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर की। ऐसे ही 16 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है, और ऐसे ही 32 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है ना। तो ये टोटल जो चार्ज है कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस बताना है, तो मेरे को इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। अब क्या करोगे आप, एक एक चार्ज की वजह से सबका पोटेंशियल निकालना है और उसका सम कर देना है। तो एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से, और ये कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि आप v निकालोगे तो q तो सबके लिए सेम है, एक बार लिखोगे 1 मीटर, फिर लिखोगे कितना 2 मीटर, फिर कितना लिखोगे, फिर लिखोगे आप 4 मीटर। 4 मीटर के आप बाद आप कितना लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे 16 मीटर, उसके बाद आप कितना लिखोगे 32 मीटर, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहां से जो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ गया, यहां बचा 1 प्लस ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 1/16 प्लस 1/32। इस तरह से ये जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, जीपी बन गई, है ना। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 पावर 4 हो गया, 1/2 पावर 5 हो गया। तो यहां से हमारे पास ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई है, ठीक है। क्या बन गई, एक जीपी बन गई है। तो इस जीपी के लिए ए जो है, ए पहला टर्म, तो इसका जो पहला टर्म है वो कितना आ गया, ए, और इसका जो रेशो है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पर 1/8 और होगा, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, 4 4 के बाद यहाँ 8 और आएगा, यहाँ पर 8 कर लेना, नहीं तो ये बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर एक 8 और होगा, तो 8 और होगा तो वो 8 वाला भी आप ऐड कर लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 और कर लो, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा के क्यू अपॉन 8, फिर आ जाएगा ये के क्यू अपॉन 16, और फिर आ जाएगा ये के क्यू अपॉन 32। तो ये 8 मीटर और इंट्रोड्यूस कर लेना, अदरवाइज फिर ये जीपी बनेगी नहीं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। फिर आ जाएगा के क्यू अपॉन 32, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पर एक ये के क्यू अपॉन 8 वाला टर्म और इंट्रोड्यूस कर लेना। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म हो गया 1,
और 1 माइनस आर यानी कि 1/2। तो यहाँ से ये 1/2 बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। सॉल्व होकर कितना बनेगा, 2 बनेगा। 1/2 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका सम हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास v जो है वो कितना हो जाएगा, के क्यू, और इसका सम कितना आ गया, 2। अब k जो है वो होता है 1/4πε0, तो यहाँ से हो जाएगा 2q/4πε0। तो 2 से 4 काटोगे तो कितना बन जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ से ये बन जाएगा q/2πε0। क्या आ जाएगा, q/2πε0। तो और आंसर आप मैच कराओगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। यहां से कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, यहां पर ये चेंज कर लेना है यहां पर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमें निकालना है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट एंड डायरेक्शन थीटा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, वो सीधा फॉर्मूला आपको याद है तो ये कर लोगे, अदरवाइज फिर डेरिवेशन वगैरह करने बैठोगे इतना टाइम अपने पास होता नहीं है। तो फॉर्मूला होता है इसका v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आंसर अपन आ जाएगा। अच्छा, इसको और हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं आर से, तो ये हो गया पी आर कॉस थीटा और यहां पर हो जाएगा आर क्यूब। अब हमें ये पता है कि जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से यहां पर अगर मैं पी डॉट आर लिखूंगा तो वो हो जाएगा पी आर कॉस थीटा। तो ये जो पी आर कॉस थीटा लिखा है इसको आप पी डॉट आर लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो के, और यहां लिख सकते हो पी डॉट आर, और अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हो सकता है कि आपको ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऑप्शन में ना मिले, आपको ये ऑप्शन में मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइल हैविंग इंडक्टेंस। कॉइल का इंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस जो दिया है एल की वैल्यू है 0.15 हेनरी। देन उसका आपको दिया है रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम, और कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज। सप्लाई जो वोल्टेज जो दी है वो दी है 220 वोल्ट की। सप्लाई वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट की दी है। वीआरएमएस की वैल्यू दी है, तो यहां पर वीआरएमएस जो है उसकी वैल्यू दी है 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज की है। कंप्यूट द करंट इन द कॉइल, करंट बतानी है, आईआरएमएस बताना है। तो आईआरएमएस निकालेंगे तो उसके लिए कैसे करेंगे, वीआरएमएस अपॉन जेड। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जेड। तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। इम्पिडेंस आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। तो आर कितना है, 15 का स्क्वायर। तो यहां से 15 का स्क्वायर कर दोगे। एक्सएल मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल और उसका स्क्वायर। तो यहां साइड में कहीं खोमचे में एक्सएल की वैल्यू निकाल लो। तो एक्सएल ओमेगा एल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πf_L। एफ की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 ये हो जाएगा 100 पाई, और एल जो है वो है 0.15। तो 0.15 का मतलब हो गया, ये 2 जीरो उड़ा दी तो यहां से 15 पाई आ गया। ये कितना आ गया, 15 पाई, और ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। तो यहां से 15, ये पहले मैं लिख देता हूं इसको। तो यहां से 15 का स्क्वायर, और ये बनेगा 15 पाई का स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 15, और यहां ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर। क्या रह जाएगा, 1 प्लस पाई स्क्वायर। अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैं बच रहा था इससे सॉल्व करने से, पर करना ही पड़ेगा। तो पाई मतलब 3.14, 3.14 का स्क्वायर करो आप, प्लस 1 कर दो, और इसका आप निकाल दो रूट। तो ये आ गया 3.29, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 15 से, तो ये आएगा 49.43। तो यहां जेड की जो वैल्यू है वो आएगी 49.43। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूं भाई। 3.14 का स्क्वायर प्लस 1, इसका आप कर दो स्क्वायर रूट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 49.43। ये जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, आईआरएमएस। आईआरएमएस का फॉर्मूला ये रहा। तो आईआरएमएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वीआरएमएस अपॉन जेड। वीआरएमएस हमारे पास है 220, और जेड की वैल्यू है 49.43। सॉल्व करो कितना आएगा। तो 220 को 49.43 से डिवाइड करा, हमारे पास 4.45 आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.45 एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है।
मैथमेटिक्स लगाना है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आरएल सर्किट है तो उसका इंपेडेंस किस तरह से निकलेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट है द पीक वोल्टेज इन अ 240 वोल्ट एसी सोर्स। 240 वोल्ट के एसी सोर्स में पीक वोल्टेज क्या होगा? तो ये जो वोल्टेज है, हमें कौन सा वोल्टेज दिया? रेटेड वोल्टेज। तो पीक वोल्ट और जो रेटेड वोल्टेज है उन दोनों में रिलेशन होता है आरएमएस वाला। तो ये है 240, तो √2 को मल्टीप्लाई कर दो 240 से। तो √2 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 240 तो आंसर आएगा नहीं। √2 का मतलब 1.41, तो ये करीबन 340 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 340 वोल्ट। क्या आंसर आ जाएगा? 340 वोल्ट। नेक्स्ट है व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर। करंट जो है वो चेंज हो रही है। चेंज इन करंट जो है वो कितना हो रहा है? I2 माइनस I1, वो 2 माइनस 8 यानी कि -6 एम्पियर का चेंज हो रहा है। और टाइम जो आपको दिया है वो टाइम है 3 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड्स। ईएमएफ जो आ रहा है उसमें वो ईएमएफ की वैल्यू है कितनी? 2 वोल्ट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताना है। तो यहां पर आपको सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई बराबर होता है -L/di/dt। तो ई की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, -L डी मतलब डेल्टा आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L∆I/∆t। तो डेल्टा आई की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली -6, तो ये -6 यहां रख दिया। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 पावर -3। करो सॉल्व। तो यहां से ये 2 काट दो, 2 से 2 कट गया, तो एल की वैल्यू 10 पावर -3 आ गई। तो एल की वैल्यू आ गई 10 पावर -3 हेनरी, और 10 पावर -3 का मतलब हो गया मिली, तो ये हो गया 1 मिली हेनरी। तो इंडक्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया? 1 मिली हेनरी, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस। डायपोल बनेगा 2 चार्ज के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट रहेंगे। तो एक हो गया -5 म्यू सी, एक हो गया प्लस का 5 म्यू सी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है कितनी? 8 mm। कितनी दी हुई है? 8 mm। तो डायपोल क्या होता है? चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, उसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। तो चार्ज कितना है? 5, तो म्यू सी 5 इंटू 10 पावर कितना हो गया? -6। बीच की डिस्टेंस है 8, तो ये लिख दोगे 8 इंटू 10 पावर -3। तो यहां से कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 10 पावर -11, है ना? 10 पावर -11, ये मीटर में कर दिया मैंने। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर, और ये -10। ठीक है, ये हमारे पास डायपोल आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? डायपोल की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 पावर -10। अब साहब उसके बाद यहां पर सेंटीमीटर में चल रहा है सारा मामला, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर मैं ये लिख लेता हूं 4 इंटू 10 पावर -8, और ये कूलाम और इंटू सेंटीमीटर। ये किस में आ गया? Q इंटू डी। तो ये सेंटीमीटर में मैंने निकाल लिया इसको। अब हमें निकालना है एक्सियल पॉइंट के ऊपर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एक बार निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है 2kp/r³। तो 2k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 10 पावर -8। 4 इंटू 10 पावर -10 ही कर दो यार, इसको मीटर में रहने दो। तो ये 10 मीटर वाला है, 4 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, कितना आ गया? 4 इंटू 10 पावर -10। यहाँ कुछ गलत कर दिया गया मैंने, 6 और 3 9 आएगा यार, ये गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ आएगा 9, 6 और 3 9, 8 45। हाँ, ये 8 कर दो भाई, ये वाला हटा दो, ये मीटर में यहाँ पर 8 कर दो इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो 4 इंटू 10 पावर -8। तो ये 4 इंटू 10 पावर -8, और आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 इंटू 10 पावर -2, और उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो एक तो ये हो गया, यहाँ 6 बचेगा। तो पहले इसको सॉल्व करना। 9 चौक 36,
इंटू 2 और डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25, तो ये आएगा 4.6 इंटू 10 पावर 4। तो ये आ जाएगा 4.6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो आ गया ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला ऑप्शन था तुम्हारा गलत, सेकंड थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, माइनस में आएगा नहीं। तो आंसर तो वैसे सेकंड आ गया क्योंकि मैच कर गया। अब दूसरा निकालना है तुम्हें इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास KP/R³। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, P जो है उसकी वैल्यू 4 इंटू 10 पावर-8, और R की वैल्यू अब कितनी लेनी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि 20 इंटू 10 पावर-2 का क्यूब। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.5 और इंटू कितना आ जाएगा ये 10 पावर 4। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πd या R लिख दो। तो यहां पर I की वैल्यू आपको दी है 20 एम्पियर और D की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। μ0 को आप लिख सकते हो 4π इंटू 10 पावर 7। तो यहां आपने लिख दिया 4π इंटू 10 पावर-7। अच्छा जी, I की वैल्यू आपने लिख दी 20 एम्पियर, यहां पर 2π एज इट इज, और जो D है उसकी वैल्यू आपने कितने लिखी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 पावर-2। तो ये 2 बार कटा और यहां से एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, ये दो ऊपर पहुंचा दो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर-5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर-5, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आती है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास कैपेसिटर के लिए आती है और वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ID, वो बराबर होता है हमारे पास JD इंटू A। JD जो होती है वो करंट डेंसिटी होती है और इसकी जो वैल्यू हमारे पास बन जाती है वो बन जाती है A, ये हो जाता है DE/dt। यहां D लिख लो, DD, तो ये हो जाता है DD/dt। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हो जाती है जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो जाती है। D जो है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन और इंटू E या एप्सिलॉन नॉट इंटू E। तो यहां से जब हम पूरा इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलता है A एप्सिलॉन नॉट DE/dt। तो यहां पर वेरी कौन हो रहा है? वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने की वजह से कौन आता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करंट इन AC सर्किट इज वॉटलेस। वॉटलेस करंट की बात चल रही है। तो वॉटलेस करंट का मतलब है पावर जीरो व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो वॉटलेस करंट का मतलब है जब एवरेज जो पावर है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो एवरेज पावर जीरो होने का मतलब है VI cos phi और इसकी वैल्यू जीरो। तो ये जीरो कब होगा? जब फाई कितना हो जाए? π/2। पाई कितना हो जाए? π/2। तो जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होगा, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 म्यू एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर फॉर 30 सेकेंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर इज। फॉर्मूला हमारे पास होता है I इक्वल्स टू Q/T। Q बराबर होता है NE, तो इसको आप लिख सकते हो I इक्वल्स टू NE/T। I की वैल्यू 20 म्यू एम्पियर है, तो ये हो गया 20 इंटू 10 पावर-6। N आपको निकालना है, E की वैल्यू आपने लिख ली 1.6 इंटू 10 पावर-19 और T की जो वैल्यू है वो आपने लिखी 30 सेकेंड। आप करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये बनेगा कितना? 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा 600 इंटू 10 पावर-6, ये हो गया N, ये 1.6 इंटू 10 पावर-19। तो N की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां से होगा 6 इंटू 10 पावर-4 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर-19। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 375 इंटू 10 पावर-13। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया? A आ गया। तो राइट आंसर कौन सा आ गया? A आ गया। नेक्स्ट,
किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल फॉर, किरचॉफ के जो नियम है केसीएल केवीएल वो एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, केवल एसी के लिए नहीं होते, केवल डीसी के लिए नहीं होते, एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, दो लॉ होते हैं इसके, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। केसीएल जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो बता देता हूं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये है बेस्ड होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और एक चार्ज कंजर्वेशन के बेस्ड है। मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है वो होती है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो ये बराबर होता है m अपॉन एच। फॉर डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है और इवन माइनस भी हो जाती है ना, नेगेटिव। फॉर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और फॉर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 0। हमें पूछा है डाईमैग्नेटिक, तो पॉजिटिव तो किसी भी केस में नहीं है, लार्ज भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या आएगा, स्मॉल एंड नेगेटिव। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी काई ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। देखो डाईमैग्नेटिक के लिए, अगर मैं डाईमैग्नेटिक के लिए बात करूं तो डाईमैग्नेटिक के लिए काई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर डाईमैग्नेटिक के लिए बात की जाए, अगर मैं पैरामैग्नेटिक के लिए बात करूं तो पैरामैग्नेटिक के लिए लिखा जाता है क्यूरी लॉ। ये कौन सा हो गया, क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिक के लिए। और अगर मैं फेरोमैग्नेटिक के लिए बात करूं, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए बनता है सी अपॉन टी माइनस टी थीटा। ये होता है क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ। तो हमें ये वाला पूछा है, तो ये किसका हो गया, पैरामैग्नेटिक का हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, इन आर ड्रिवन सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, इन कंडीशन, इन रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का और कैपेसिटेंस का वो बराबर हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ओमेगा एल, और ये कितनी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आ गई। ओमेगा को हमने लिख दिया 2 पाई एफ और यहां से आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो एफ की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई और ये आ गया अंडर रूट एल सी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ अ थर्ड चार्ज। देखो दो चार्ज है, एक है Q1 एक है Q2, ये है Q1 ये है Q2, दोनों पास में रखे हुए हैं। इनके पास में एक तीसरा चार्ज और ले गए हम Q3। तो हमें पूछा है कि Q3 इनके पास लाने पर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम। तो एक छोटा सा पॉइंट होता है, प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर चार्ज नियर बिटवीन टू चार्ज डज नॉट इम्पैक्ट द फोर्स। दो जो चार्ज है उनके बीच में लग रहे फोर्स के ऊपर तीसरे चार्ज की जो प्रेजेंस है वो कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। ओवरऑल फोर्स के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, ओवरऑल जो फोर्स निकलेगा उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, परंतु उन दोनों के बीच में जो लग रहा फोर्स है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक क्यूब है, ये ऐसे क्यूब है, ये क्यूब बन गया साहब, और इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है, यहां चार्ज हो गया। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जो बंद है वो हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पूछा है इसके फेस से, तो टोटल कितने फेस है इसके, 6। तो जो फाई क्यूब है
वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 फेस, और ये किसके बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक फेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई 6 फेस हो गए ना, एक क्यूब 6 फेस से मिलकर बना है, तो फेस से कितना आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखो द पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर होता है cos फाई की वैल्यू होती है R अपॉन जेड। रेजोनेंस की कंडीशन है तो R अपॉन जेड। रेजोनेंस की कंडीशन में यहां पर जेड की वैल्यू R स्क्वायर, ये हो गया XL माइनस XC स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था रेजोनेंस की कंडीशन, तो रेजोनेंस में XL किसके बराबर हो जाएगा XC, तो यहां से cos फाई किसके बराबर हो जाएगा R अपॉन R हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा रेजोनेंस की कंडीशन में 1 हो जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।